गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके थे और अब हम लोग 3rd चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। तो 3rd चैप्टर का नाम डाल देते हैं यहाँ पर, चैप्टर 3। और चैप्टर 3 का जो नाम है वो है डाटा हैंडलिंग। ये हमारे चैप्टर का नाम है, डाटा हैंडलिंग। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये 3rd चैप्टर है और इसी जिसमें 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे उसी में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। कोई अलग से कॉपी आपको इसकी नहीं बनानी है, इसलिए बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है कि जिस कॉपी पर आपने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं उसी में आपको नेक्स्ट 3rd चैप्टर स्टार्ट कर देना है। सो चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग के बारे में आपको पहले तो ये पता होना चाहिए डाटा क्या है, उसके बारे में बताएंगे। तो आपने पिछली क्लासों में पिक्टोग्राफ पढ़े होंगे, बार ग्राफ पढ़े होंगे। इन योर प्रीवियस क्लासेज यू हैव dealt with various types of data. You have learned to collect data, tabulate and put in the form of bar graph. आपने उसको बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया होगा, पिक्टोग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया होगा। The collection, recording and presentation of data help us organize our exercise and draw inferences from them in this chapter. इस चैप्टर में हम डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, फिर उसको कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं और प्रेजेंटेशन किस तरह से उसका करते हैं, इस एक्सरसाइज में आपको समझाया जाएगा। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ डाटा। आपने विभिन्न प्रकार के डाटा थ्रू न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन्स या टेलीविजन्स एंड अदर सोर्सेज के माध्यम से आपने कई प्रकार के डाटा और ग्राफ आपने देखे होंगे। देखा होगा क्रिकेट का जब मैच होता है तो जब हम कंपेयर करते हैं दोनों टीमों का स्कोर्स का, तो आपने देखा होगा एक लाइन टाइप का ग्राफ बन के दिखाते हैं, तो वो उसी को बोलते हैं ग्राफ। बार ग्राफ के रूप में भी दिखाते हैं वो लोग, ये लाइन ग्राफ के रूप में भी दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविज़न, अदर सोर्सेज से कई प्रकार के डाटा देखने को मिलते हैं। तो हम डाटा के बारे में बात करेंगे। तो डाटा की सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन। डाटा की डेफिनेशन क्या होगी। तो एक शॉर्ट फॉर्म में अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। एक छोटी सी डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचनाएं जो हमें प्राप्त होती हैं उसका कलेक्शन जब हम करते हैं तो उसको हम डाटा बोलते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स। जैसे 5 बच्चों का वेट लिया गया और जो वेट लिया गया वो इस तरह से था 45 kg। फर्स्ट का स्टूडेंट्स का जो वेट था 45 kg था, सेकंड का 32 kg था, थर्ड का 23 kg था, फोर्थ का 52 kg था और 5 नंबर स्टूडेंट्स का 35 kg था। तो देखिए आपने 5 बच्चों का, 5 स्टूडेंट्स का आपने वेट लिया और वेट का जब कलेक्शन किया तो आपको कुछ डाटा मिल गया। यही डाटा जो है, ये इन्फॉर्मेशन के द्वारा हमको कलेक्शन जो प्राप्त हुआ है इसी को हम डाटा बोलते हैं। जो हमको ये प्राप्त हुआ है ये हमको इसी को डाटा बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। बस सिंपल सी डेफिनेशन है कि सूचना के द्वारा, मैगजीन के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा जो हमें कलेक्शन इकट्ठा होता है, कलेक्शन होता है, उसी को हम डाटा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया कि हमने 5 स्टूडेंट्स का वेट का कलेक्शन किया और 5 बच्चों के वेट लिख लिए। तो ये जो वेट मिला हुआ है 5 स्टूडेंट्स का, ये हमारा क्या है, ये डाटा है। ओके। इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं, ये हमारा जो डाटा दिया गया है इसको हम रा डाटा बोलते हैं। रा डाटा मीन्स कच्चा मटेरियल, रा डाटा बोलते हैं इसको। हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड, एक शब्द होता है ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइजेशन लिख दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में क्या करते हैं, जो हमें डाटा मिला हुआ है इसको आपने देखा होगा ये क्रम से नहीं है। क्रम से मतलब देखिए ये पहले आपका डिसेंडिंग घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर आपका वेट इंक्रीज हो गया, फिर ये देखिए डिक्रीज हो गया। तो एक
क्लियर में नहीं है, इंक्रीज ऑर्डर में नहीं है या डिक्रीज ऑर्डर में नहीं है, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्लियर नहीं है। तो हम इसको ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं कि जो डाटा हमारा दिया गया है उसको आप या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए या असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, तो क्रम सही हो जाता है। उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो हमने जो डाटा दिया है इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले देखिए छोटा सबसे छोटा क्या डाटा है आपका 23 kg, फिर 23 के बाद 32 kg, फिर 35 kg, फिर आपका 45 kg, और लास्ट में सबसे बड़ा आपका डाटा है 52 kg। तो जब डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग, मैंने फिर बताया किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, चाहे आप डिसेंडिंग में लिखिए चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए, तो जब वो एक क्रम से लिख जाता है, एक सीरियल से लिख जाता है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा बोलते हैं। हमें जब बच्चों का हमने वेट लिया तो वो क्रम से नहीं था, इसलिए उसको रॉ डाटा बोलते हैं। जब हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, और हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया तो ये हमारा डाटा ऑर्गेनाइज हो गया। इसके बाद आता है अपना अगला टॉपिक रेंज। तो रेंज कैसे निकालते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले इसकी मैं डिफरेंस टर्म थोड़ी सी लिख देता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट and the lowest observation is called range। अगर हमें किसी डाटा की रेंज फाइंड करनी तो हमें क्या निकालना होगा, डिफरेंस निकालना होगा उनके बीच का। किसके बीच का निकालना है, डिफरेंस निकालना है आपको हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का। जो आपका हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है, यानी हाईएस्ट डाटा और लोएस्ट डाटा का जो डिफरेंस है वो आपका रेंज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ऊपर डाटा लिखा हुआ है और हम इसकी रेंज निकालना चाहें तो रेंज कैसे निकलेगी, तो आप देखिए हाईएस्ट डाटा आपका क्या है 52 kg और लोएस्ट डाटा आपका क्या है 23 kg। दोनों डाटा का हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस आप निकाल लीजिए। 12 में से 3 को माइनस किया 9, 4 आया, 4 में से 2 किया 2, तो 29 kg आपका रेंज हो गया। तो जो आपको डाटा दिया जाए और आपसे कहा जाए इसकी रेंज फाइंड करिए, तो रेंज फाइंड करने के लिए आपको हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस करना है, यानी माइनस कर देना है, तो आपकी रेंज फाइंड हो जाएगी डाटा की। तो शुरुआत समझ गए आप, इन्फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड डाटा। ठीक है, कोई भी सूचना मिलती है, आप किसी की हाइट को फाइंड करते हैं 10-12 बच्चों के, या कंपेयर करते हैं 8-10 बच्चों का तो निकलता है। आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट के मार्क्स नोट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही हैं इसका हम कलेक्शन करते हैं तो ये डाटा कहलाती है। इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो ये ऑर्गेनाइज हो जाता है। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को डिफरेंस करते हैं, यानी माइनस कर देते हैं, तो हमारी रेंज फाइंड हो जाती है। तो ये तीसरी चीज़ हो गई। फोर्थ चीज़ देते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालने का एक फार्मूला है और वो क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी भी डाटा का आपको अगर मीन निकालना है तो जितने भी डाटा दिए गए हैं उन सबका हम सम कर देंगे और जितने भी संख्या होगी उसका हम डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है। अब इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को भी शुरू करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन भी आपको समझ में आ गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हमारा डाटा दिया है और हमें इसका मीन निकालना है तो हम सबको प्लस करेंगे, 23 kg को, 32 kg को, 35 kg को, प्लस 45 kg को और प्लस 52 kg को।
अगर हमें मीन निकालना है इस डाटा का, रेंज कैसे निकालते हैं वो क्लियर हो गई। अगर हमें उस डाटा का मीन निकालना है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी डाटा दिए गए हैं उन सबका सम कर देंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे और इस तरह से जो हमारा फाइंड होगा वो हमारा मीन फाइंड हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई कि हमें अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करना है, रेंज कैसे फाइंड करना है। और जब भी कोई चीज़ फाइंड करनी होगी, किसी भी क्वेश्चन को आपको डाटा दिया जाए और आपको सवाल निकालना है और ये चीज़ फाइंड करनी होंगी, तो आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाल लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर तरीके से निकाल पाएंगे। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को देखते हैं। 3.1 आपकी एक्सरसाइज है। थ्री पॉइंट वन एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रेंज ऑफ हाईएस्ट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अब ये क्वेश्चन आपको अपने मन से ही करना पड़ेगा। आपके लिए ये है कि रेंज निकालना है और हाईएस्ट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो आपके क्लास के 10 बच्चों की आप पहले हाइट को नोट करिए। अब आपके पास बच्चे तो हैं नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं कि 10 बच्चों की हाइट अपने मन से कुछ लिख लीजिएगा। किसी की इतने सेंटीमीटर, 155, 142 सेंटीमीटर है, 123 सेंटीमीटर, 142 सेंटीमीटर, 111 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही 10 स्टूडेंट्स की हाइट लिख लीजिएगा और उसकी रेंज निकाल दीजिएगा। रेंज का फार्मूला क्या है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो आप समझ गए, ये क्वेश्चन अपने मन से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये आपको स्वयं करना है। आप क्या करेंगे, आप 10 बच्चों की हाइट लिख दीजिएगा, हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, और कॉमा लगा लगा के लिख दीजिएगा। किसी का 123 सेंटीमीटर, किसी का 125 सेंटीमीटर, किसी का 152 सेंटीमीटर, किसी का 148 सेंटीमीटर। ऐसे ही अंदाज से अपने 10 स्टूडेंट्स की क्लास में हाइट लिख दीजिएगा। अब आपके पास 10 स्टूडेंट तो नहीं है, तो आप चाहें तो अपने फैमिली के मेम्बर्स की हाइट लिख सकते हैं, या जो भी करना हो अपने मन से इसको 10 लोगों की हाइट को लिख लेंगे। और रेंज हमें फाइंड करना, लिखा है फाइंड द रेंज। तो रेंज कैसे निकालना, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, जो हाईएस्ट हाइट हो उसमें से लोएस्ट वाली हाइट को आप माइनस कर देंगे तो आपका रेंज फाइंड हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज्ड द फॉलोइंग मार्क्स दिए गए हैं। आपके पास बुक है, आप बुक निकाल के रखिए अपने पास। इन क्लास असेसमेंट क्लास का असेसमेंट टेस्ट हुआ है एक तरीके से, इसको ऑर्गेनाइज करिए और किस तरह से करिए वो भी लिखा हुआ है, इन ए टेबुलर फॉर्म। ये आपको अभी नहीं बताई है। इस क्वेश्चन के द्वारा आप टेबुलर फॉर्म में डाटा को कैसे लिखते हैं वो भी सीख जाएंगे। कौन सी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म का मतलब टेबल बना करके। तो जो डाटा दिया गया है पहले वो नोट करते हैं, 4 6 7 5 3, फिर 5 4, फिर 5, फिर 2 6 है, फिर 2 है, 5 है, 1 है, 9 है, 6 है, 5 है, 8 है, 4 है, 6 है। एक बार काउंट कर लेते हैं बुक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक 7 रह गया था। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये काउंट ज़रूर कर लीजिएगा लिखने के बाद, क्योंकि हमारा कोई डाटा ऐसा ना हो कि रह जाए, तो फिर पूरा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स। ये क्लास असेसमेंट के मार्क्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स के, इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो सीख लीजिए। बहुत सिंपल है टेबुलर फॉर्म बनाना। टेबुलर फॉर्म में क्या करेंगे, हमको 3 कॉलम चाहिए। एक तरफ लिखेंगे आप मार्क्स, क्योंकि ये मार्क्स दिए गए हैं तो हम एक तरफ मार्क्स लिखेंगे। दूसरा कॉलम बनाएंगे टैली मार्क्स का, टैली मार्क, एक सवाल टैली मार्क्स का। फिर अगला जो बनाएंगे वो बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का कॉलम।
ये हम 3 कॉलम बनाएंगे टेबलर फॉर्म में डाटा को लिखने के लिए। क्लियर है? टेबलर फॉर्म में अगर आपको डाटा, कोई भी डाटा दिया जाए और टेबलर फॉर्म में लिखना हो तो आपको एक तो टैली मार्क्स बनाना होगा, एक फ्रीक्वेंसी बनाना होगा। अगर मार्क्स दिए हैं तो मार्क्स लिख देंगे, या रन दिए हैं तो रन लिख देंगे, नंबर लिखा है तो नंबर लिख देंगे। तो मार्क्स आप देख रहे होंगे कि 1 से लेकर के 9 तक हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हमने 9 तक मार्क्स लिख दिया। टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे ज़रा वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो 1 है हमारा कितने नंबर्स में है। 1 कहाँ पर है, देखिए ये हमारा 1 है, ओनली 1 और कहीं नहीं है। तो 1 का टैली मार्क्स 1 हो गया और फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। अब चलते हैं 2 पर, देखते हैं कि 2 कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए एक तो 2 ये है और ये कि ये है। तो 2 कितने बार है, 2 बार है। तो हम यहाँ टैली मार्क्स इस तरह से लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 2, यानी 2 हमारा की फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी 2 हमारा 2 बार आया है, इसलिए हमने इसको 2 लिखा। फ्रीक्वेंसी में जितने बार आएगा वो नंबर वो लिखना होगा। और टैली मार्क्स को हम इस तरह से लिखते हैं, 1 को इस तरह, सेकंड को इस तरह, ये ध्यान रखना। अब आता है थर्ड नंबर यानी 3 मार्क्स। देखिए कि यहाँ दिया गया है और देख लेते हैं कहीं 3 तो नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। तो 3 का कितना है 1 और फ्रीक्वेंसी हो गई 1। अब आता है 4 का, देखिए काउंट करिएगा 1 2 और ये 3। तो 3 है किसका, 4 का। तो 1 2 3 और फ्रीक्वेंसी लिख दी हमने 3। ठीक है, ये टैली मार्क्स कहलाते हैं, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये 4 क्या हो गया। 5 को देखते हैं। 5 का देखिए 1, ये देखिए 2 और ये देखिए 3 और ये देखिए 4। 5 आपका कितने टाइम से, 4 टाइम से, 1 2 3 4 और यहाँ हमने 4 लिख दिया। अब आता है हमारा 6 नंबर। 6 में देखिए 1 2 और 3 और 4। 6 भी हमारा 4 टाइम्स है, तो 1 2 3 4। ओके, तो हमने यहाँ भी 4 लिख दिया। अब आता है 7 नंबर। तो 1 हमें काउंट करना है, देखना है कि छूट ना जाए कोई। तो 7 हमारा 2 टाइम्स है, तो 7 को हमने लिखा 2 और यहाँ लिख दिया 2। इसके बाद आता है 8। तो देखिए 8 हमारा कहाँ बचा, 5 1 2 3, मुझे लगता है एक 5 कम हो गया, 1 2 3 4 5 और एक 5 आपका छूट गया, तो एक 5 आपका बढ़ जाएगा। तो 1 2 3 4 था। 5 में हम क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस कर देते हैं तो ये 5 हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी 5 हो गई है, एक 5 हमसे छूट गया था, तो इसको ठीक कर लीजिए। आप फिर से देख लीजिए, 5 1 2 3 4 और ये 5 टाइम्स था, हमने 4 टाइम्स लिखा था। तो टैली मार्क्स में 4 तक लिखते हैं और 5 में हम इसको क्रॉस कर देते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार, ये 1 होता है, ये सेकंड होता है टैली मार्क्स, ये 3 का निशान है, ये 4 का है। 5 में क्या करते हैं, 4 लिखने के बाद इसको तिरछा काट देते हैं। अगर 6 होगा तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर 6 हो गया। ठीक है, 7 में क्या होगा, ये 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया। जब 10 का नंबर आएगा तो फिर क्रॉस हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये टैली मार्क्स हम लिखते जाते हैं। 1 2 3 4, 5 में क्रॉस हो जाएगा, फिर 10 में क्रॉस हो जाएगा, फिर ये 15 में क्रॉस हो जाएगा। ऐसे ही हर 5 नंबर पर ये क्रॉस हो जाएगा। 5 का टैली मार्क्स 4 लाइन खींच के उसको क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद आता है आपका लास्ट बचा हुआ है, सेकंड लास्ट 8 नंबर। तो 8 नंबर देखते हैं कितने टाइम से। 8 आपका 1 टाइम है और 9 भी 1 टाइम है। तो 8 भी 1 टाइम है, 9 भी 1 टाइम है। तो इसकी भी फ्रिक्वेंसी 1 हो गई, इसकी भी फ्रिक्वेंसी 1 हो गई। आप काउंट करके देख सकते हैं, ये सारे जो डाटा थे 20 थी, तो 1 और 2 3 4 4 3 7 5 12 12 4 16 16 और 2 18 19 20, यानी कि आपका कोई भी डाटा छूटा नहीं है और सारे आपने कलेक्ट कर लिए हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया कि टेबलर फॉर्म। बस इतना करना होता है टेबलर फॉर्म बनाने के लिए। ये काट दीजिएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल है टेबलर फॉर्म में डाटा को नोट करना। टेबलर फॉर्म में लिखने के लिए आपको मार्क्स दिए गए हैं, तो एक तरफ आप मार्क्स लिख लेंगे, फिर टैली मार्क्स लिखेंगे और फ्रिक्वेंसी लिख देंगे। केवल आपको नंबर देखना है, काउंट करना है कि वो कितने टाइम्स दिया गया है। 1 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स है तो फ्रिक्वेंसी 1 हो गई। सेकंड आपका जो 2 मार्क्स है, 2 नंबर 2 बच्चों के आए हैं तो उसके टैली मार्क्स 2 लिख दिया, फ्रिक्वेंसी 2 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह 5 आपका 5 टाइम्स था, तो 1 2 3 4 बना के 5 को क्रॉस कर देंगे, तिरछी लाइन डाल देंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 टाइम्स फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं टेबलर फॉर्म।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबलर फॉर्म, आपको टेबलर फॉर्म में लिखना था तो आपने कर लिया। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन और पूछे गए हैं। तो क्या पूछे गए हैं? फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच नंबर इज द हाईएस्ट, विच नंबर इज द हाईएस्ट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब बताइए कौन सा नंबर हाईएस्ट है? आपको दिख रहा है 9, सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए? कौन सा नंबर ऐसा है जो हाईएस्ट है? वो 9 है। तो आप आंसर में लिख देंगे 9, ये आपका आंसर हो गया। विच नंबर इज द हाईएस्ट? 9। सेकंड पूछा है विच नंबर इज द लोएस्ट, विच नंबर इज द लोएस्ट, सबसे छोटा नंबर क्या आया है? तो आपको दिख रहा होगा सबसे छोटा नंबर क्या आया है? 1। एक नंबर भी किसी बच्चे का आया है। तो विच नंबर इज द लोएस्ट, आंसर में लिख दीजिए 1, ये आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल है डाटा हैंडलिंग। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज। देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से आपकी जो चीज़ें मैंने पढ़ाई थी वो क्लियर हो गई। इसमें रेंज भी पूछा गया है। व्हाट इज द रेंज, रेंज निकालने का तरीका क्या है? मैंने आपको बताया था। रेंज का फार्मूला लगाइए, क्या होता है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो आपको रेंज कैसे निकालना है ये भी क्लियर हो गया। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आपका क्या था? 9, सबसे बड़ा डाटा क्या था आपका? 9, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या आपका? 1। तो जो आपका रेंज हुआ वो कितना हो गया? 8। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि हमें रेंज कैसे निकालना है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होता है वो रेंज होता है। तो आपका सबसे बड़ा डाटा जो नंबर था 9 था, और सबसे छोटा क्या था? 1। तो रेंज हो गई आपकी 8। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द अर्थमेटिक मीन, मीन कैसे निकालेंगे? तो 4 नंबर पूछा गया व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन, मीन निकालना है। और मीन के लिए मैंने आपसे क्या बताया था? मीन के लिए बताया था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, फार्मूला बताया था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आपको मीन निकालने के लिए, चूंकि इसमें मीन पूछा गया है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी आपको डाटा दिए गए हैं, ये सारे डाटा आपको दिख रहे होंगे ऊपर, इन सबको आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और डाटा कितने थे नंबर में? 20 थे, तो 20 से आप डिवाइड कर देंगे। चलिए इन सबको प्लस कर देते हैं। आपको मीन निकालना है अर्थमेटिक, तो 4 + 6 जो भी आपका डाटा था उन सबको प्लस कर दीजिए। +5 +1 +9 +6 +5 +8 +4 +6 +7, आप सबको प्लस कर दीजिए। और ये नंबर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप इन सबको जब प्लस करेंगे तो ये आएगा 100। आप काउंट करके प्लस करके देख लीजिएगा सारे नंबरों को, ये 100 आएगा। 20 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो आपको निकालना था अर्थमेटिक मीन, तो आपका अर्थमेटिक मीन हो गया, कितना हो गया आपका अर्थमेटिक मीन? 5। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 2 आपको समझ में आ गया होगा। आपको टेबलर फॉर्म में डाटा को लिखना था, तो टेबलर फॉर्म में लिखा आपने। फिर उसमें पूछा था विच नंबर इज द हाईएस्ट, तो 9 था। विच नंबर इज द लोएस्ट नंबर, विच नंबर इज द लोएस्ट, तो 1 था। फिर लिखा था व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, तो रेंज निकालने के लिए आपने 9 से 1 को डिफरेंस किया तो 8 आ गया। और लास्ट फोर्थ क्वेश्चन उसमें पूछा था फाइंड द अर्थमेटिक मीन, तो मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सारे डाटा का आपने सम किया और नंबर जितने भी थे, काउंट 20 थे, 20 से डिवाइड किया तो हमारा अर्थमेटिक मीन फाइंड हुआ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 3 में, और 3 क्वेश्चन है फाइंड द मीन। यहाँ पर भी आपको मीन निकालना है। फाइंड द मीन ऑफ द
फर्स्ट 5 होल नंबर। अब आपको फर्स्ट 5 होल नंबर आने चाहिए, तभी आप इसका मीन निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको मीन का फार्मूला तो मालूम है, लेकिन फर्स्ट 5 होल नंबर भी आपके पास होने चाहिए कि कौन से हैं। तो सबसे पहले इसको हम आंसर लिखते हैं। फर्स्ट 5 होल नंबर कौन से होंगे? होल नंबर आप जानते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो शुरुआत के हमको कितने लिखने हैं? 5 होल नंबर लिखने हैं। तो क्या हो जाएंगे? 0 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 5। ये देखिए आपके फर्स्ट 5 होल नंबर हो गए। इसके बाद हमें निकालना क्या है? इनका मीन निकालना है। मीन और अर्थमेटिक मीन एक ही बात है। तो फार्मूला लगाइए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी का सम कर दीजिए। 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और ये 5 होल नंबर हैं तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। तो 10/5 आपका मीन कितना हो गया? 2। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट 5 होल नंबर का आपको क्या करना था? मीन फाइंड करना था। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लिखा हुआ है एक क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग। यानी कि उस क्रिकेटर ने 8 पारियां खेली, 8 इनिंग्स, और 8 पारियों में रन बनाए। और वो रन बनाए क्या बनाए? 58 बनाए एक बार उसने, फिर 76 बनाए सेकंड पारी में, फिर उसने 40 बनाए, फिर 35 बनाए, फिर 46 बनाए, फिर 45 बनाए। एक बार वो 0 पर भी आउट हो गया, और एक बार उसने 100 बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 पारियों में क्रिकेटर के द्वारा जो रन बनाए गए वो लिखे हुए हैं, और हमें जो पूछा गया है वो क्वेश्चन में वो पूछा है फाइंड द मीन स्कोर। क्या निकालना है आपको? स्कोर का मीन निकालना है। और मीन कैसे निकालते हैं वो आप अभी निकाल चुके हैं। मीन का एक ही फार्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो क्रिकेटर के 8 इनिंग्स के रन हैं, इन सबको आप क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, यानी कि सम कर देंगे इनका, और आप आंसर को निकालेंगे। तो कर दीजिए 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0। उसमें एक सॉरी कॉपी नहीं देख पाए थे आप, फिर से देख लीजिए एक नज़र। ये 0 बनाए थे उसने, तो सारे हमें क्या निकालना है? एक क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स में एक क्रिकेटर के द्वारा बनाए गए रन दिए गए हैं। हमें लिखा है फाइंड द मीन स्कोर। उसका मीन फाइंड करना है। तो मीन का फार्मूला आप जानते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी डाटा हैं सबका सम करके, और जितने भी नंबर हैं उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो आपने 0 भी लिखा और प्लस 100। कितनी पारियों के रन हैं, कितनी इनिंग्स में खेले गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। इन सबको जब आप प्लस करेंगे, सारे नंबरों को, 100 को, 45 को, 46 को, 35 को, 40 को, 76 को और 58 को, तो ये टोटल आपका आएगा 400। और डिवाइड किससे करना है आपको? 8 से। तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा 8 5 × 40 और 0 का 0। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 50। ठीक है। तो आप लिख दीजिए मीन इक्वल टू 50। आपको मीन निकालना था स्कोर का, ऐसे नहीं, उसका मीन है 50। औसत कह सकते हैं, औसत।
8 पारियों में 400 रन बनाए उसने, तो उसका जो औसत आया वो आया 50, यानी एक पारी का औसत 50 आया। मीन का हिंदी में औसत बोलते हैं। तो इस तरह से आप मीन निकालना समझ गए होंगे, रेंज निकालना सीख गए होंगे। नेक्स्ट आपका अगले टर्न पर पढ़ाया जाएगा। 4th क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। सिर्फ 4th क्वेश्चन 3 चैप्टर्स के अपनी कॉपी पर कंप्लीट करिएगा। ओके।